मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि इससे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में हम बहुत सारा फार्मूला के बारे में हम सिद्ध कर चुके हैं और अभी भी बाकी है सिद्ध करना। तो अभी हम और सिद्ध करेंगे और बेहतर रूप से हम जानकारी देंगे। ठीक है, तो अध्याय 8 मतलब 8 और त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का हम आज परिचय हम आप लोग को करवाएंगे कि त्रिकोणमिति की क्या है न है। जैसे कि नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन को कोण, तीन कोण से घिरा हुआ कोण वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। लेकिन एक कोण इसका 90 डिग्री का होना चाहिए तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज है तो हम इससे पहले भी बतला चुके हैं कि एक कोण इसका 90 डिग्री का होना चाहिए तो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख के हम समझाते हैं। तो अब हम समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए तो वो समकोण त्रिभुज होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये वाला कोण जो है 90 डिग्री का कोण है। जैसे कि हम चांद से भी हम इसके बारे में हम बतला देते हैं कि एक कोण ये 90 डिग्री का है कि नहीं। तो आप ये देख सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की सामने वाली भुजा जो होता है वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, ठीक, तो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा वो कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो जैसे ही जहाँ पे एंगल मतलब थीटा बनेगा तो उसके सामने वाली जो है से लंब कहलाती है। ठीक है, तो इसके सामने वाली लंब कहलाएगी। तो जैसे कि अगर यहाँ पे थीटा बनता है तो इसके सामने वाले लंब कहलाएगा। ठीक है, अगर थीटा यहाँ पे बनता है जैसे इसके सामने वाला लंब होगा। ठीक है, लेकिन वो सवाल में जिस समय बतलाया जाएगा उस टाइम उसको हम बहुत बेहतर रूप से हम जानकारी हम देंगे कि किस तरफ लंब बनता है। लेकिन अभी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इसे आधार बोला जाता है। तो इसका हम एक नाम लिख देते हैं। जैसे कि इसका नाम ए हो गया। ठीक है, इसका नाम बी हो गया और इसका नाम सी हो गया। ठीक है, तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा जो होता है सो कर्ण कहलाती है और जिसके सामने में थीटा मतलब कोण बनेगा उसके सामने वाले लंब कहलाती है। और जैसे कि यहाँ से भी लंब ये बन जाता है लंब, तो कैसे बनेगा कब बनेगा तो उसके बारे में बेहतर रूप से हम जानकारी देंगे हम आपको हम आगे। और इसे समझना पड़ेगा, जब तक ये आप नहीं समझिएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ फार्मूले की ओर चलते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ पहले से ही था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जैसे कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है, कोसेक थीटा के कर्ण बटा लंब होता है और सेक थीटा के कर्ण बटा आधार होता है, कॉट थीटा का आधार बटा लंब होता है। ठीक ऐसा ही इसका उल्टा हो जाता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके भी बारे में हम जानकारी हम देंगे। लेकिन अभी हम एक तरह से समझने के लिए हम इस बोल रहे हैं कि कोसेक है तो जैसे देख लीजिए ये कर्ण है तो ऊपर में कर्ण चला गया और नीचे में ये लंब चला गया। ठीक है, कॉस थीटा के कर्ण ये नीचे में है तो ऊपर में चला गया और ये आधार नीचे में चला गया। ठीक है, टेन थीटा के आधार ऊपर में चला गया और नीचे में ये आधार चला गया। तो इसे हम याद करना पड़ेगा। और एक छोटी सी ट्रिक है जो कुछ बच्चे को इनके बारे में जानकारी होगा जो देखते हैं। जैसे कि इसका ट्रिक है लाल, LAL, लाल काका। ठीक है, तो इसके भी बारे में हम जानकारी हम देते हैं। तो L और बट्टा में K, तो L से हो गया लंब और K से हो गया कर्ण। तो ये किसका हो गया, ये साइन का हो गया। ठीक है, ये साइन थीटा के और ये ए बट्टा में हो गया के। तो इसका किसका हो गया, ये आधार के ए से आधार के से कर्ण हो गया। तो ये हो गया कॉस का।
ठीक है, और L बट्टा में A, तो ये किसका हो गया 10 हो गया। कैसे हो गया कि L से लंब अब A से आधार, तो ये हो गया tan थीटा का। ठीक है, इससे ही उल्टा हम कर देंगे, तो जैसे कि इसको उनके ऊपर में रख देंगे, L नीचे में रख देंगे, तो इसका हो जाएगा। इसी प्रकार हमको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा बेहतर रूप से, और याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसी के बारे में हम एक दूसरी फार्मूला के बारे में समझने का प्रयास करते हैं हम। जैसे कि देखिए, साइन थीटा का 1/, कोसेक होता है, कॉस थीटा का 1/, सेक होता है, टेन थीटा का 1/, कॉट होता है, कोसेक थीटा का 1/, साइन होता है, और सेक थीटा का 1/, कॉस होता है, कॉट थीटा का 1/, साइन टेन होता है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखना चाहें साइन थीटा बराबर में कोसेक थीटा, ये इसकी बराबरी में नहीं है। अगर लिखना चाहेंगे तो हमें एक छोटी सी बट्टा हम देना ही पड़ेगा, बट्टा में हमको इस तरह से लिखना पड़ेगा। हम चाहेंगे कि इसके बराबरी में हम लिखें, तो ये कभी कदापि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये फार्मूला है, छोटी सी फार्मूला है जो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, साइन के उल्टा कोसेक है, कॉस का उल्टा सेक है, और टेन का उल्टा कॉट है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि आप लोग इसको बहुत अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा, और जितना अच्छा तरह से याद कर लीजिएगा उतना ही अच्छा से आगे सवाल भी आप समझ पाइएगा। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय के कुछ सूत्र हैं उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हम ये समझते हैं कि ये कर्ण जो होता है, ये कर्ण के बराबर, ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे ना, तब कर्ण के बराबर में आ जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कर्ण सबसे बड़ा है। एक्चुअली में कर्ण बड़ा भी है ही। ठीक है, तो हम अगर कर्ण के बारे में हम अगर सूत्र के बारे में हम अगर समझते हैं कि कर्ण बराबर, तो कर्ण तो सबसे बड़ा है। अगर रूट के बारे, अगर स्क्वायर के बारे में हम समझते हैं, तो अगर स्क्वायर रहेगा तो इस पर भी स्क्वायर रहेगा, लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दोनों का अगर जोड़ देंगे ना तो कर्ण के बराबर में आ जाएगा। ठीक है, कर्ण कभी भी छोटा नहीं होता, कर्ण सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि इससे पहले हम बतलाए हुए हैं कि अगर स्क्वायर हम हटाते हैं तो रूट चला जाता है। तो इसमें अगर हम ऐसे अगर बनाते हैं कर्ण बराबर, तो ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लंब का फार्मूला अगर निकालना हम चाहें, लंब के स्क्वायर बराबर, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण पहले लिखाएगा। तो लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण पहले आएगा। ये याद करने का ट्रिक भी है और एक्चुअली में होता भी ऐसा ही है। तो कर्ण के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, इसका भी अगर हम निकालना अगर चाहेंगे, सिर्फ हम लंब बराबर अगर निकालें हम, तो इसका भी रूट में चला जाएगा। ये हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम आधार का निकालते हैं, आधार स्क्वायर बराबर, तो फिर ऐसा ही हो जाएगा, ये कर्ण पहले आएगा माइनस लंब के स्क्वायर। फिर अगर इसका हम स्क्वायर हटा देते हैं तो ये फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। इसे हम याद नहीं करना पड़ेगा, इसको हम समझना पड़ेगा कि किस तरह से
इसे हम समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से बन रहा है। याद हम करेंगे तो इसे हम भूल सकते हैं, ठीक है। इसे हम याद कर लेते हैं कि कर्ण को अगर कर्ण के मुकाबले अगर करेंगे हम, कर्ण के बराबर में ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब इसके बराबर में आएगा, नहीं तो एक्चुअली में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जितना सारा फार्मूला है उसको हम बता दिए हैं और आप इसे याद कर लीजिए। और कल हम बेहतर रूप से हम चैप्टर 8.1 को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद।